गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमारी सिस्टम, सराउंडिंग, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस हम कर चुके थे। उसी को आगे हम आज प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटर एनर्जी एंड वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितना भी हो सकेगा आज हम जो कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमारा आता है इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। So first of all, let us take reversible process. Reversible process. A process which is carried out so slowly that system and surrounding. A process which is carried out so slowly that system and surrounding are always appear in इक्विलिब्रियम। इतना स्लो प्रोसेस होती है कि हमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में ही अपीयर होती हैं। हमें लगेगा कि प्रोसेस रुकी हुई है, प्रोसेस हो ही नहीं रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे आपके प्लांट्स की ग्रोथ है, इतना स्लो होता है कि हम जब भी देखेंगे हमें प्लांट्स की ग्रोथ दिखाई नहीं देती। तो वो भी इतनी स्लो प्रोसेस है। इसी तरह जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारी होती है इतनी स्लो कि हमें ऑलवेज इक्विलिब्रियम ही अपीयर हो, एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस में बी रिवर्स्ड एंड direction of process can be reversed by making small change in opposing force. Small change in opposing force थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल। मेन मतलब क्या है यहाँ पर, इसका जो मेन कंक्लूजन है कि जो अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स is infinitesimally smaller than driving force. अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स से थोड़ी सी कम होती है। अपोजिंग फोर्स इज स्लाइटली लेस देन ड्राइविंग फोर्स। इसलिए रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि अपोज करने वाली जो फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स से थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनमें। सो अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनेटिसिमली स्मॉलर देन ड्राइविंग force. Reaction occurs in many steps.
reaction, yeah, process, sorry, not about reaction, we will say it process, thermodynamic process occurs in many steps। तो इस तरह से हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस आती है। तो रिवर्सिबल इन विच इक्विलिब्रियम always appears in system and between system and surrounding, opposing force is infinitesimally smaller than driving force, or you can say driving force is slightly larger than opposing force, and occurs in many steps। इरिवर्सिबल प्रोसेस इसकी बिल्कुल अपोजिट होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाती है। फर्स्ट, अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसमें हम आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए इफ़ यू हैव ए पिस्टन, frictionless piston, here is the pressure of gas which tends to move upward, move the piston in upward direction। गैस, यहाँ पर गैस है और जो गैस का प्रेशर है वो इस पिस्टन को ऊपर उठाना चाहता है। एंड सपोज कीजिए यहाँ पर देयर इज समथिंग प्लेस लाइक सैंड, यहाँ सैंड रेत रखा हुआ है जिसका वेट इसको नीचे की ओर पुश कर रहा है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई रिमूव दिस सैंड इन ए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में अगर ऊपर से रेत हटा दिया जाए तो जो पिस्टन है एकदम आपका ऊपर आ जाएगा। पहले पिस्टन इस लेवल पे था, पिस्टन एकदम ऊपर आ जाएगा एंड दैट इज इरिवर्सिबल। एक ही स्टेप में हमें पिस्टन मूव होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सपोज कीजिए अगर हम एक स्टेप में न हटाकर इस रेत को थोड़ा थोड़ा करके हटाते हैं, आपने पहले 0.001 ग्राम रेत सैंड जो है वो यहाँ से ऊपर से हटा दिया तो हल्का सा पिस्टन ऊपर आएगा जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, हल्का सा पिस्टन। उसके बाद फिर आप 0.001 सैंड हटा देंगे, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा ऊपर और आ जाएगा। यूँ आप हटाते हटाते एक कंडीशन आ जाएगी कि आपका पिस्टन कंप्लीटली ऊपर आ चुका होगा, लेकिन कब ये ऊपर आया आपको दिखाई नहीं देगा। दिस इज रिवर्सिबल, whereas if the process is done in single step then it is irreversible। यहाँ पर आप रेत हटा रहे हैं लेकिन बहुत कम, तो थोड़ा सा वजन कम होगा तो पिस्टन हल्का सा ऊपर उठेगा, लेकिन इतना कम ऊपर उठता है कि यू कांट सी या यू कांट ऑब्जर्व इट विद योर नेक आई। एंड इन ए लॉन्ग टर्म द होल ऑफ द सैंड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पिस्टन एंड द पिस्टन विल बी एट द सेम पोजिशन एट विच इट अकर्स इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आएगा वहीं पर ही, लेकिन ये काफ़ी सारे स्टेप में होगा रिवर्सिबल, वेरी स्लो। इरिवर्सिबल एक ही स्टेप में हो जाता है। तो इस तरह की दो तरह की हमारी प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये कुछ डेफिनेशंस जो चैप्टर के स्टार्टिंग में थी। अब इसके बाद इसमें आ जाता है हमारा जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। zeroth law of thermodynamics. So what is the definition of zeroth law? If two objects A and B are in thermal equilibrium, I note here इसको, if two objects A and B are in थर्मल इक्विलिब्रियम या हैव इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ये भी आप लिख सकते हो, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद
थर्ड ऑब्जेक्ट सी सेपरेटली, बिल्कुल ए भी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी एंड आवर थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ, जो हमारा थर्मामीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो थर्मामीटर है हमारा, इट इज बेस्ड ऑन दिस थर्मोमीटर, दिस थर्मोमीटर इज आल्सो बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आ जाता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ, देन थर्मामीटर इज द एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ। उसके बाद अब आप क्या आती है इंटरनल एनर्जी एंड देन वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो पहले लेते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? एवरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम लेते हैं, एवरी सिस्टम is always associated with some definite amount of energy. Every system, कोई भी सिस्टम having some quantity of matter, जिसमें कोई ना कुछ मैटर हो, every system having some quantity of matter, every system having some quantity of matter is always associated with some definite amount of energy, some definite amount of energy. Every system is always associated with some definite amount of energy and that amount of energy is called internal energy. So internal energy represented by U. इंटरनल एनर्जी किस कोई भी सिस्टम अगर है तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होगी, उसके अंदर कुछ एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, उसके अंदर कुछ केमिकल बॉन्ड एनर्जी भी होती है, बॉन्डिंग एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, इन सब का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज, that may be chemical bond energy, that may be potential energy, kinetic energy, electronic energy, nuclear energy, vibrational energy, rotational energy, all these energy, the sum of all these energy is called internal energy. So every system is associated with some definite amount of energy which is called internal energy. Since the exact value of some of these energy cannot be calculated, so exact value of internal energy cannot be calculated. Exact value of internal energy, exact value of internal energy cannot be calculated. And क्यों? Because exact value of सम ऑफ दीज एनर्जीज, जिस भी एनर्जी का ये सम है, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, इन कुछ एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज एनर्जीज
कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी can be calculated, but change in internal energy can be calculated, which is equal to delta U is equal to U2 minus U1, U2 minus U1 या UP minus U1, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो you can write also delta U is equal to UP minus UR, internal energy of products minus internal energy of a reactant. Next is work. Now first of all, what is work? Work is also a form of energy, और इसकी डेफिनेशन हमारे कई तरह से आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हमारे पास होते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क डन है, इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी हैव मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिकल वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इस तरह से होता है हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन विच इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, जो यहाँ थर्मोडाइनमिक्स में हम करेंगे। वर्क डन जो कि हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड वर्क डन इज आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस। हमने दो तरह की प्रोसेस पढ़ी थी अभी पीछे, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में वर्क डन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो अलग है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस या वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों के लिए हम डेरिवेशन हमारी आएगी। तो पहले हम लेते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल डेफिनेशन हम कर चुके हैं, विच अकर्स एट सेम टेम्परेचर। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन। तो पहले हम ये लेंगे। तो ये क्या है हमारा, देखिए जरा, कंसीडर ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। सपोज कीजिए दिस इज ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन having area of cross section A, having area of cross section is A, and let P external is the external pressure applied on the piston. P external is the pressure applied on piston, whereas area of cross section is A. चलिए जी, suppose हाँ जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन ए, प्रेशर ऑन पिस्टन, pressure on piston is P external, जो पिस्टन पे बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। Now we know that pressure is equal to force upon area, or we can say the force will be equal to pressure into area.
pressure into area is small a. Now work done, जो हमारा मैकेनिकल वर्क होता है, वर्क डन बाय द गैस विल बी, अब जो गैस अगर इसको मूव करती है, ये इसके अंदर गैस है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस. नाउ वर्क डन बाय द गैस, सपोज कीजिए अब इसमें गैस प्रेशर अप्लाई करती है एंड दिस piston moves a small distance dl. This piston moves a small distance dl. इतना डिस्टेंस, इसको ग्रीन से करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये पिस्टन मूव करता है गैस के प्रेशर की वजह से. गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है और ये पिस्टन जो है थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाता है टू ए स्मॉल डिस्टेंस dl. देन वर्क डन बाय द गैस विल बी, then work done by gas, small work done dw will be equal to force into displacement. So force, pressure into area and displacement is dl. force हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. The force is equal to pressure into area. So pressure into area into dl. dl is a small displacement which take place due to the pressure of gas. So this is small work done by the gas during the expansion. Now small work done is equal to P into dV, because area into length, area into height, this area into height, it will be equal to volume, so it will be P into dV. Now the total work done when it moves from a वॉल्यूम V1 to V2, अगर ये V1 से V2 वॉल्यूम चेंज होता है, ये तो मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज किया, थोड़ा सा वॉल्यूम हमारा इतना वॉल्यूम चेंज हुआ था, ये दिस इज द वॉल्यूम चेंज्ड, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा P into dV. द टोटल वर्क डन W, if volume changes from V1 to V2, then total work done will be equal to integration of dW, which will be equal to integration of P into dV, or it will be equal to P into delta V. Now considering the sign conventions, अब हमारे साइन कन्वेंशन में क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन, वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब जो आपका एक्सपेंशन होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन अगर होती है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन है, हमारा गैस अंदर से प्रेशर अप्लाई करके एक्सपेंड कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन है, तो टू सेटिस्फाई साइन कन्वेंशन, तो इस साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए द फार्मूला बिकम्स माइनस P into डेल्टा V. दिस इज द वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक irreversible process. Work done in thermodynamic irreversible process. So this is work done in thermodynamic irreversible process. Definitions हैं और इस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन पहले हम वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये हमारा हो गया, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस भी करेंगे और उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे. वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा. थैंक यू.